हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सिलेबस को लेकर आज डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, और आपको जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है वो कितने नंबर का होता है, उसमें कितने नंबर लाना जरूरी होता है। इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम कब तक होंगे और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनमें कैसे मजबूत पकड़ बनानी है, किस तरह से आपको उसमें एक्टिव रहना है। इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर हो जाता है उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें टोटल आपके देखिए 8 सब्जेक्ट होते हैं, और उससे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा तो उसमें भी आपने 8 सब्जेक्ट पढ़े। उसके बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आए तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने रहे, तो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहे, ठीक है ना। लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आए तो आपको फिर से 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे। तो इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी जो आपका फर्स्ट है, आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, तो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध हो जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको जो चीजें पढ़नी है जैसे शिक्षा का मापन कैसे किया जाए, सतत शिक्षा का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी है ना, कॉन्टिन्यू कैसे रहा जाए, व्यापक शिक्षा, निदानात्मक क्या होता है, तो निदानात्मक ये होता है जैसे आप टीचर हो, भाई आप टीचर तो हाई हो और आप अपने आप को मानने भी लगो कि हम टीचर हैं। क्यों? क्योंकि आप टीचर तो लगभग बन ही चुके हैं, कुछ एग्जाम है वो भी आप क्लियर कर लोगे तो टीचर ही तो हो। तो आप टीचर हो, अब आप बच्चों के सामने हैं, ठीक है। तो बच्चे जब आपके सामने हैं तो उसमें जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं उनमें कोई परेशानी है, और कौन सी परेशानी है पढ़ने में, उनको क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों असुविधा उनको हो रही है। तो इन सब चीजों पर आप क्या करेंगे, उसमें पहले निदान करेंगे। निदान का मतलब होता है डायग्नोस्ट, यानी आप उसका डायग्नोस्टिक करेंगे। इसलिए क्योंकि आप पहले जानेंगे, जैसे कोई परेशानी होती है, मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए, हमारे फीवर है या कोई भी प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, पहले उसका डायग्नोस्ट करते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं कि हाँ इनको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो मेडिसिन देते हैं, यही तो है। तो वो आपका क्या हो जाता है, वो उपचार हो जाता है। जब वो मेडिसिन देते हैं तो वो उपचार हो जाता है कि उनको पता हो गया, यानी डॉक्टर को पता हो गया कि इनको प्रॉब्लम क्या है और कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो ये चीज हो जाती है, यानी निदान यानी निदानात्मक क्यों हो जाता है कि जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना। और उपचारात्मक क्या हो जाता है, उपचारात्मक का मतलब हो जाता है उस परेशानी को हल करने के लिए जो चीजें जुटाई जाती हैं, और जैसे दवा हमें दी जाती है ना, डॉक्टर दवा देते हैं, वो चीज हो जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी समस्या हो रही है, कैसे, वही चीज हो गई कि निदानात्मक और उपचारात्मक, यही चीज है। इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट्स, और ये सब्जेक्ट जो आपका हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जो और एग्जाम है, जैसे आपका सीटेट हो गया और आपका और भी जितने एग्जाम हैं, उसमें इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, और कई कई नंबर्स के ये इसमें बनते हैं टॉपिक। और आपको पता है कि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो रटन पद्धति पे नहीं है। आप रट के जाएंगे तो हो सकता है, ये चीज हमें नहीं कहनी चाहिए कि हाँ सफलता मुश्किल से मिलती है रट कर, लेकिन जब आप चीजों को समझेंगे, क्योंकि उसमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप रट के गए हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझें क्या चीज है। जैसे हमने आपको बताया कि उपचारात्मक क्या होता है, अब आपको उपचारात्मक का मतलब ही नहीं पता है, तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या जानेंगे, और जब क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे तो आंसर कैसे देंगे। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है।
बाकी आप लोग सब समझदार हैं और आने वाले भावी जीवन में आप टीचर्स हैं, तो आप लोगों को तो ये सब चीज़ें समझ में आती ही हैं, है ना? और बाकी ये आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है कितने नंबर का है, तो ये 50 नंबर का है, ठीक है ना? और आपको ये चीज़ पता है क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, वो लेंथी भी होता है, प्लस वो 50 नंबर का भी होता है, प्लस वो 2 घंटे का आपको पेपर मिलता है। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना रहता है और उसमें आपको 25 नंबर लाने रहते हैं। हर हाल में आपको 25 नंबर लाने रहते हैं। अगर इससे 1 नंबर भी कम है तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग 3rd सेमेस्टर में है, कि क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ के बारे में तो हमें खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि 25 से अगर 24 नंबर आते हैं तो क्या होता है। उसके बाद आपका हो जाता है जो आपका सेकंड हो जाता है। तो सेकंड क्या है सब्जेक्ट? ये आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समावेशी यानी समान वेश में शिक्षा, यानी जो शिक्षा एक ही छत के नीचे एक जैसी शिक्षा, ना तो वहां पे अमीरी है ना वहां पे गरीबी है, मतलब हम किसी के बारे में कौन लड़का है कौन लड़की है, यानी कि यहाँ पे रूढ़िबद्धता, उसको भूलकर धर्म जाति रंग भेद अमीरी गरीबी सब कुछ भूलकर सब कुछ छोड़कर हम जो बच्चों को एक ही छत के नीचे एक जैसी शिक्षा दे रहे हैं, वो कौन सी शिक्षा होती है? तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे विशिष्ट बालक, अब आप लोग समझेंगे कि विशिष्ट बालक ये होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन नहीं, विशिष्ट बालक वो भी होते हैं जो किसी समस्या से ग्रस्त हैं और उनको चीजें समझने में, क्योंकि कहते नहीं है कि चीजें क्या है, अच्छाई में भी विशिष्टता और थोड़ी सी अगर कोई चीज ऊपर नीचे तो उसमें भी विशिष्टता। तो वो सब बच्चे, जैसे अगर कोई विकलांग बच्चा है या उसको कोई परेशानी है तो वो भी विशिष्टता उसी श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, इनको समझेंगे। आईक्यू यानी मावा से आप उसको याद रख सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी गुणे 100 हो जाता है, तो यानी इसको भी समझेंगे इन सब चीजों को। और आपने इसके बारे में जाना भी होगा क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में हैं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान चुके होंगे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये सब चीजों को हम लोग समझेंगे। मानसिक और बच्चों को सामान्य बुद्धि में नापते हैं, जैसे जो 90 जिनकी जो है 90 से 110 हो जाती है, कितनी? तो 90 से 110 जिनका IQ लेवल होता है, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो सामान्य श्रेणी में आते हैं। और जो बच्चे 140 या ऊपर के होते हैं, तो वो कौन बच्चे कहलाते हैं? वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और बताते हुए चलते हैं कि ये जो आपके 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका CDP बाल विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें पढ़ाई गई। और अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर का भी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के एग्जाम जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हो जाता है उसके साथ में होते हैं, और सेकंड और फोर्थ के जो एग्जाम है वो साथ में होते हैं। हालांकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई की है, तो अगर वो नोट्स है आपके पास रखे हुए तो बहुत अच्छी बात है, और उसको आप रिविजन करते रहें। अब आप कहोगे मैडम हम थर्ड की तैयारी करें या फर्स्ट की तैयारी करें, ठीक है ना? तो हम ये नहीं कह रहे कि आप फर्स्ट की तैयारी करें, लेकिन फर्स्ट से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आती ही आती है। जैसे आप जो भी एग्जाम देंगे, अभी आप सीटेट में बैठेंगे तो आपका सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो CDP से, और पेडागोजिकल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, और ये सब चीजें आपकी आती हैं, तो उस पर भी आप फोकस करते चलिए। और अगर आपको लगे कि और भी क्लासेस हमें लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, सब मिला के 24 घंटे होते हैं, तो अगर 1 घंटा आप उसके लिए निकालेंगे तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी एग्जाम के थोड़ा सा क्या अभी टाइम है, तो आप अच्छे से ये सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर आपके पास नोट्स हैं तो उसको आप रिवीजन करते रहें, तो आपको जो और भी एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना? बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस देख सकते हैं, वहां से भी आप ये सारी चीजें यानी जितने ये नोट्स हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी PDF भी आपको फ्री PDF आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है ना? कोई आप से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई फी नहीं ली जाएगी, आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ तक ये चीजें हो जाती हैं। तो पता चल गया कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, यानी समान शिक्षा
तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपका क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए कि समावेशी शिक्षा क्या है और कुछ भी, तो आपको पता है कि समान शिक्षा को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये आपका 50 नंबर का हो जाता है। इसमें भी आपको 25 नंबर लाने ही लाने रहते हैं। इससे अगर एक आधा नंबर ऊपर नीचे तो मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद है आपका तृतीय यानी साइंस यानी विज्ञान का आपका हो जाता है। ये जो आपका सब्जेक्ट विज्ञान है, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि विज्ञान सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अगर बैक लगती है तो किसमें, मैथ में और आपका साइंस में, है ना। तो ऐसा कोई भी वर्क ना कीजिएगा, इस तरह से आप क्लास को कंटिन्यू अटेंड करिए और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए, तो बैक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, कहते नहीं मेहनत का फल मीठा ही होता है, तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी कुताही बरती कि आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, और कल कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ही जो कुछ हमें करना है वो हमें आज ही करना है, कल के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो आपको ये साइंस जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है उसमें आपका ईवीएस जो प्राथमिक विद्यालय के लिए यानी फर्स्ट पेपर जो हो जाता है, इस बार खैर जो पेपर हुआ तो वो फर्स्ट की जगह पे सेकंड हुआ, सेकंड की जगह पे फर्स्ट हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, वो चीज नहीं। लेकिन जो आपका फर्स्ट पेपर यानी 1 से 5 तक के लिए जो पेपर होता है उसमें ईवीएस पूछी जाती है। और जो ईवीएस पूछी जाती है तो वो किससे रिलेटेड होती है, तो वो आपका जो है साइंस यानी विज्ञान और सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन, ठीक है, इनका मिला हुआ रूप होता है। तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यानी सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि खाली हम मॉडल पेपर सिर्फ, क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है, कुछ लोगों की ये सोच होती है कि जब एग्जाम आने वाले होंगे तब हम मॉडल पेपर से पढ़ाई कर लेंगे। अरे नहीं जी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सेमेस्टर ही नहीं निकालना है, आपको और भी आगे जाना है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, कहते नहीं है कि अभी तो ये पहली मंजिल है ना। तो अभी तो ये पहली ही मंजिल है और अभी आपको बहुत आगे जाना है। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स मेंटेन करने हैं, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जो भी डाउट होगा उसको भी क्लियर करेंगे। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है मैथ। तो आप तो सभी लोग भाई मैथ का नाम सुन के तो यही हो जाता है, मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट, ठीक है, टफ होता है। लेकिन उनके लिए होता है, फिर वही चीज दोहराऊंगी कि उनके लिए होता है जो पढ़ते नहीं है, कल के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन उनके लिए नहीं होता है जो आप रोज क्लास अटेंड करेंगे, रोज आप कल का पढ़ा हुआ आपने रिवीजन कर लिया, फिर आज आपने नया पढ़ा, वो वाला भी कल रिवीजन आपने किया, फिर नया आपने पढ़ा, मतलब रिवीजन आप करते गए। तो एक दिन ऐसा आता है जब एग्जाम का टाइम होता है तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं और आपको दिक्कत नहीं होती। और आप 1 घंटे में, क्योंकि आपका माइंड भी सेट होता है प्लस आपका जो हैंड होता है वो भी सेट होता है कि कैसे हमको क्या चीज कहाँ पे पुट करनी, कैसे, मतलब आपके सब रिवीजन पे डिपेंड है। मैथ आपका क्या है, तो रिवीजन पे डिपेंड है। और कुछ टॉपिक जो आपने भी नहीं पढ़े हैं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़े, तो इस बार मैथ में वो भी आपके टॉपिक आए हैं। जैसे आपका सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, ये भी आपका आ गया, वृत्तखंड त्रिज्या, कुछ चीजें ऐसी हैं। खैर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने फर्स्ट में पढ़ा है, सेकेंड में पढ़ा है। ये क्योंकि सेमेस्टर 4 जो होते हैं तो वो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो आप अगर थर्ड सेमेस्टर में है तो सेकेंड सेमेस्टर का अगर एक क्वेश्चन डाल दिया गया तो इसमें कोई वो नहीं होता है, कोई इश्यू नहीं होता है। क्योंकि ये हमारा पूरा सेमेस्टर 2 साल का पूरा एक कोर्स है, तो इसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं और वो तो हम पढ़ ही चुके हैं सब, तो वो उसमें करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत भी क्यों हो, क्योंकि हमने तैयारी अच्छे से की है। और आपका जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में अगर फोर्थ सेमेस्टर का भी एक डाल दिया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपकी नजरों के नीचे से कोई क्वेश्चन गया नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आप जो पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं वहीं से सब कुछ आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सीरीज के ऊपर आए तो सीरीज के ऊपर मत रहिएगा। मैं बार बार अभी से ही बताती चल रही हूँ, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन मैं बताती चल रही हूँ कि सीरीज के ऊपर अगर आप रहेंगे तो आप सोचेंगे अभी क्लास हम अटेंड ना करें, अभी हम चीजों को ना समझे, चीजों को ना जाने, और जब एग्जाम आने वाले होंगे तब हम सीरीज देख लेंगे, हमारा सब कुछ हो जाएगा। और बाद में क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में बैठा जाता है तब यही होता है, काश हमने पढ़ लिया होता, काश हमने मैम की बात मान ली होती, समझ लिया होता, तो आज हम यहाँ पे सिर्फ बैठे ना होते, हम जैसे और सब लोग वर्क कर रहे हैं ऐसे हम भी वर्क कर रहे होते। क्योंकि 1 घंटे का टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा हो गया, मतलब पूरा टाइम चला गया।
ऐसे ही तो लगता है, लेकिन जब चीजें तैयार होती हैं तो वो टाइम इनफ होता है। इनफ का मतलब ये है ना तो ज्यादा ना तो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। और आपका जो और सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे पंचम आपका सामाजिक अध्ययन हो जाता है, तो ये भी आपका 50 नंबर का होता है। इसमें भी आपको 25 नंबर लाने रहते हैं। सिस्टम आपका हिंदी हो जाता है। हिंदी देखिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। और हिंदी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो फर्स्ट में अगर आपने तैयार कर लिया, अच्छे से हिंदी तैयार कर ली, फिर आपने रिवीजन कर लिया, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है और आप अच्छे से कर ले जाओगे। बाकी तो आपको पढ़ाते ही रहेंगे, आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपकी सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपका हो जाता है सप्तम प्रश्न पत्र, तो वो संस्कृत या उर्दू। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने संस्कृत या उर्दू, है ना, या उर्दू, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट लेना था, तो जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा वही आपको थर्ड में भी पढ़ना रहेगा। जैसे अगर आपने संस्कृत ली थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो संस्कृत थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी रहेगी। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू पढ़ी है तो आपको थर्ड में भी उर्दू पढ़नी रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचे कि उर्दू की तैयारी हम कैसे करेंगे। हमारे चैनल पर आपको बहुत ही बारीकी से चीजों को बताया जाएगा और डिटेल में चीजों को समझाया जाएगा। बेसिक से लेकर हम फिर से चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी बेसिक से लेकर चले हैं और फिर से हम बेसिक से लेकर ही फर्स्ट सेमेस्टर में चलेंगे और प्लस आपके थर्ड सेमेस्टर में भी, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उर्दू लिखना तक नहीं आता, तो हम चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे आपको हुर्फों को मिलाना है, हुर्फों को किस तरह से नुक्तों पे आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप पढ़ोगे। यानी हुर्फों को, हुर्फ मतलब क्या होता है आप लोग तो समझते हो, जो उर्दू पढ़ते हैं तो वो समझते हैं। हुर्फ मतलब अक्षर होता है ना। नुक्ते मतलब जो जैसे आपके पाई मात्रे होते हैं, जो हिंदी में जैसे आप पाई मात्रे लगाते हो, तो वो नुक्ते होते हैं। तो नुक्तों से ही और जेर जबर से ही सारी चीजें करी जाती हैं। तो वो सब चीजें हम डिटेल में बेसिक से आपको बताते हुए चलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस आपको करना क्या है, आपको एक रजिस्टर और पेन लेके बैठना है और जितना हम बताते चले आपको बस वो वर्क करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, उसको मेंटेन करना है। कहीं पे दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें और हम आपको जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। और संस्कृत के लिए भी यही चीज हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें और संस्कृत भी हम आपको बेसिक से बताते हुए चलेंगे। और ये भी आपका पेपर कितने नंबर का हो जाता है, तो 25 नंबर का हो जाता है। और इसमें कितने नंबर लाने रहते हैं, तो 12 नंबर, कम से कम 12 नंबर लाने ही रहते हैं। और उसके बाद आपका अष्टम हो जाता है, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़े, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 8 सब्जेक्ट पढ़े और आपको थर्ड में भी 8 सब्जेक्ट ही पढ़ने रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कुछ बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है और सेकेंड और फोर्थ, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो कंप्यूटर शिक्षा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जैसे फुल फॉर्म क्या होती हैं, किस सन में क्या चीजें बनी, ये सब चीजें और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। विद चित्र से आपको चीजों को समझाएंगे। ये भी आपका हो जाता है 25 नंबर का। इसमें भी आपको 12 नंबर लाने ही रहते हैं। ये तो आपके पासिंग मार्क्स। एक चीज और बताते चलते हैं कि जो हमने ये 12 12 12 25 और 12 और 12 25 25, आप ये देख सकते हैं, ये नंबर कौन से नंबर है, ये नंबर वो है कि जो आपको कम से कम इतने लाने हैं, ठीक है। और बाकी तो आपको 25 में से 25, मैं ये नहीं कहती कि आप 25 में से 25 और 50 में से 50 आप लाएं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 23-24 नंबर आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा कुछ चीज आ रही है। एक चीज ये भी मैं बताती चलती हूँ कि बहुत ज्यादा जो चीज आएगी वही गलत होने के बड़े चांस रहते हैं, क्योंकि उसमें और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी आती है। तो जो आसान क्वेश्चन हो, हालांकि इन सब चीजों पे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं। तो जो चीज आसान लगती है वही गलत हो जाती है। तो यहाँ पे और कॉन्फिडेंस में कभी कभी कह ले या कुछ ऐसा कुछ कह ले, और आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा कुछ भी ना करिएगा। और चीज़ों को जिसमें लगे बहुत अच्छे से हमें आता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, और जो लगे कि वो बहुत टफ है तो वो तो जब टफ है तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो तो आपका रफ हो जाएगा, वो सही भी हो जाएगा। लेकिन जो रफ है यानी बहुत ज़्यादा इजी है वही आपका
गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पे ये हम कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे यही बात चल रही थी कि 25-25 नंबर और 12-12 नंबर का मतलब ये चीज़ है, क्राइटेरिया ये हो जाती है कि यहाँ पर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। ये पासिंग मार्क्स हैं आपके कि यहाँ इतने मिले आपको तो आप पास हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो बहुत अच्छी आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कुछ चीज़ें और रह गई, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके जो लिखित परीक्षा होती है, यानी लिखित पेपर में आपको नंबर कितने मिलते हैं, तो इसमें आपको मिलते हैं 375, ठीक है ना, ये लिखित में हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिलते हैं, तो आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। ये आपके देखिए सब मिला के आपके कितने हो जाते हैं, 4 to 5 हो जाते हैं। और आप जब इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा, देखिए आपका 5 5 10 और कैरी 1, और ये आपका हो जाता है 7 9 और 1 10 10 और 0, और यहाँ पे देखिए 7 और 8, यानी कि आपका टोटल कितना हो जाता है, तो 800 हो जाता है। ये 800 का हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपने समझ लिया होगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ तो बता ही आपको दे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है और आपको सभी के रजिस्टर बनाने हैं। जो भी आपके पास हो रजिस्टर कॉपी, उसको आपको मतलब नोट्स मेंटेन करने हैं सभी सब्जेक्ट्स के। लेकिन एक चीज़ और बताती चलती हूँ कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन हो जाते हैं, यानी जो और भी एग्जाम में आपको हेल्प कराएंगे। ये सारे जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, तो आपको जो आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर है उसमें तो आपको पास ही सब में होना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। लेकिन जैसे आपके और एग्जाम है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आते हैं, कई कई नंबर्स के आते हैं। तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो जाता है यानी शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध, और आपका द्वितीय हो जाता है समावेशी शिक्षा, और आपका 3rd ये हो जाता है कि आपका साइंस हो जाता है और आपका मैथ हो जाता है। तो इसमें से तो आपके पूछे जाते हैं और कई कई नंबर्स के आते हैं। और उसके बावजूद जैसे आपका संस्कृत हो जाता है, भाई आपने उर्दू, क्योंकि इसमें भी तो चूज करना होता है ना। अगर आप सीटेट उर्दू अगर आपने चूज किया तो उर्दू, अगर संस्कृत तो संस्कृत, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है क्योंकि वो लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज 2 में आप कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो जिसमें आपकी पकड़ होगी उसी को आप चूज करेंगे। तो आपने अगर संस्कृत चूज की है तो संस्कृत, और अगर उर्दू चूज की है तो उर्दू। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी रहेगी, है ना। तो यानी मान के चलिए भाई सभी सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। सिर्फ इसके लिए तैयारी ना करें कि हमें सिर्फ 3rd सेमेस्टर ही क्लियर करना है, नहीं। अभी ये पहली मंजिल है ना। अभी तो बहुत कुछ है और बहुत एग्जाम्स भी लगे हुए हैं, बहुत उनको भी करना है, उसमें आपको तैयारी करनी है और आपको एक सीट तो लेनी ही लेनी है। और जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो मीठा होता ही है, वो आपको मिठास तो मिलेगी ही, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और अब आप अच्छे से स्टडी करेंगे। हालांकि अगर अच्छे से स्टडी ना करते तो 3rd सेमेस्टर में कैसे आते, लेकिन और भी अच्छी मेहनत करनी है, अच्छा परसेंटेज बनाना है, सभी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, और आपकी जो क्लास कंटिन्यू करेंगे तो मैथ की क्लास आपकी सबसे पहले आएगी। और भी जैसे कि आपका टाइम टेबल हो जाएगा कि 2 दिन अगर आपको मैथ पढ़नी है तो 2 दिन आपको साइंस पढ़नी है। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे जिसमें कोई भी सब्जेक्ट्स छूटे ना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें, उसमें अच्छे से डिज़ाइन कर लें। यानी ये तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई कि भाई हाँ देखने में अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे जब आप पढ़े तो हाँ हमारा रजिस्टर है, इसमें हमने देखिए कितनी अच्छे से मेंटेनेंस की है ना। ऐसा होता नहीं है भाई, अपने रजिस्टर सभी लोग मेंटेन कर लेते हैं कि जब उसको खोलते हैं तो मज़ा आ जाता है, वाह हमने कितनी अच्छी इसमें ड्राइंग करी है। तो इस तरह से बाकी वो तो बात हो गई, हंसी वाली बात हो गई। खैर आप अच्छे से करिए और सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अच्छे से तैयारी करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।